नमस्कार। मैं योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। योग शिक्षक कोर्स 2023 के अंतर्गत पिछले 21 जून से मैं आपको धारा प्रवाह कुछ ऐसा ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं जो अपने आप में अति उपयोगी है और अनोखा है। कल मैंने आपको बताया था कि इस समय वर्तमान में चाहे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आज की तथाकथित आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे सिद्धा चिकित्सा पद्धति हो, या अन्य एक्यूप्रेशर थेरेपी जो स्वतंत्र रूप से करते हैं, मैग्नेट थेरेपी जो स्वतंत्र रूप से करते हैं, ये सभी लोग सिम्टम्स के आधार पर, रोग के लक्षण के आधार पर औषधि या क्रियाएं कराते हैं। लेकिन आयुर्वेद का जो प्रिवेंटिव पार्ट है, रोकथाम पार्ट है, ज्ञान पार्ट है, संभवतः पढ़ते नहीं है या उसे प्रस्तुत नहीं करते। धीरे धीरे योग में भी, योग विद्या में भी वो विकार बढ़ रहा है, जबकि मूल में प्राकृतिक चिकित्सा के जो आचार्य अन्वेषक हैं मिस्टर लुई कूनी जर्मनी के, और आयुर्वेद की जो प्रारंभिक ज्ञान है उसमें लिखते हैं किसी बीमारी को ठीक करना हो तो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कोष्ठबद्धता हिंदी में कहते हैं, कब्ज उर्दू शब्द है, और गैस जिसे हिंदी में वायु विकार कहते हैं, तथा अपच इंडाइजेशन या अजीर्ण, इन तीनों को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए, और वह भी यथासंभव प्राकृतिक तरीकों से, प्राकृतिक भोजन से। इस विषय पर मैंने बहुत कल विस्तार से चर्चा की थी, और मैंने ये भी कहा था कि अगर नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक या योग शिक्षक केवल क्रिया प्रधान पर ही रह जाएंगे तो भी समाज को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। कब्ज के लगभग 20 कारण कल मैंने आपको दिखाए थे, बताए थे। एक 21वां कारण भी बड़ा भयंकर हो गया है, वह है किसी आधुनिक औषधियों का दुष्परिणाम या बलकारक जड़ी बूटियों का अधिक प्रयोग। इसलिए कल का जो मैंने अनुभव व्याख्यान दिया था उसको आप पढ़ें। मैंने देखा है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा की ओल्ड पद्धति को पकड़े हुए हैं
उनके यहाँ रोगी एक एक महीने पड़ा रहता है और कब्ज नहीं ठीक हो पाता, जबकि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने कहा है कि अगर आंतों में सूजन न हो, लीवर में सूजन न हो, पैंक्रियाज में सूजन न हो, इसलिए सूजन जानने के लिए अब रोगियों को, योग साधकों को पहले अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए किसी ईमानदार पैथोलॉजिस्ट के यहाँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुर्दे में सूजन हो और आप नौली का अधिक प्रयोग करें। कल मैंने आपको 5 आसन बताए थे, उत्थान पादासन, नौकासन, किंग एक्सरसाइज, क्वीन एक्सरसाइज और नौली क्रिया। अगर नौली क्रिया किसी कारण से आपको मना हो तो आप उपनौली से भी पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। उपनौली में सिंपली पेट को अंदर बाहर करते हैं। भोजन सुधार करिए और 20 कारणों को जो आपके हाथ में है उसको दूर करना ही होगा, अन्यथा एक उम्र के बाद आपकी आंतें अति कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी आंतों में चिकनाहट गायब हो जाएगी, आपकी आंतों में बुरी प्रकार से मल कब्जा कर लेगा, आपकी आंतों में आंव की परतें लग जाएंगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत क्रांतिकारी विषय है। इस विषय को, यह जो आज मैं बताने जा रहा हूं, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम किसी प्राचीन पुस्तक में नहीं मिलेंगे। पतंजलि से द्वारा लिखित रचित योग दर्शन में तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। घृण्य संहिता में भी आपको यह आज का विषय नहीं मिलेगा, और ये जो आपका हठ योग प्रदीपिका है उसमें भी ये विषय नहीं मिलेगा, और ना ही यह सब्जेक्ट अष्टांग योग दर्शन में मिलेगा। किसी योगासन की किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। यह मेरे गुरुदेव जो दाहिनी तरफ है, इनकी नवीन खोज है। नवीन खोज है 1973 में, जब मैं योगासनों का अभ्यास कर रहा था, गुरु ढूंढ रहा था, गुरु मिले, पर उन गुरुओं को ही ज्ञान नहीं था कि किस क्रम से योगासन करना चाहिए, योगासन में कहाँ श्वास निकालनी चाहिए, कहाँ रोकनी चाहिए, कहाँ भरनी चाहिए, कहाँ बाहर रोकनी चाहिए, किस योगासन के बाद कौन सा योगासन करना बहुत जरूरी है, किसको कौन सा योगासन नहीं करना चाहिए। इस विषय पर ज्ञान न होने से मैं भी प्रायः योगासनों के कारण नाना प्रकार के रीढ़ के दर्दों से या अन्य दर्दों से परेशान रहता था। इस विषय पर हमारे यहाँ से एक किताब निकली है, संपूर्ण 84 योगासन, जिसको मनोज पब्लिकेशन दिल्ली में छापी है। यह किताब हर योग शिक्षक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में मैंने लिखा है योगासनों को 3 भागों में बांटा है: विश्रामात्मक योगासन, ध्यानात्मक योगासन, व्यायामात्मक योगासन। इन व्यायामात्मक योगासनों को 5 भागों में बांटा है: सरल योगासन, गलती हो गई, पीठ के बल के योगासन, पेट के बल के योगासन, बैठ करके योगासन, खड़े होकर योगासन, उल्टे होकर के योगासन। इन 5 प्रकारों को 3-3 भागों में बांटा है:
सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। बड़ी उम्र वालों को अति कठिन योगासन छेड़ने नहीं चाहिए, करने नहीं चाहिए। कठिन आसनों को भी अभ्यास न करें, सरल योगासन कर सकते हैं। वह भी हमने लिखा है कि किस आसन के बाद कौन सा आसन जरूर करें। बहुत अद्भुत किताब है। आप मार्केट में किसी भी बुक सेलर से जो स्वस्थ साहित्य बेचता है उससे प्राप्त करें। मैं प्रयास करता हूं कि इसको ऑनलाइन अपने प्रकाशक से पूछ करके डाल दूं। तो आइए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो नया है। इसके लिए किताब है, अंग्रेजी में किताब है स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जी की। पूरा कवर दिखाओ पहले, पहले उनको दिखाओ, मुझे नहीं। ये अंग्रेजी में किताब थी। कवर दिखाओ पहले महाराज, कवर दिखाओ। हाँ, यस, ये किताब योगा प्रैक्टिस के नाम से यूके में छापी गई थी और ये हिंदी में एक कॉपी मुझे है मेरे पास बस। और दूसरी किताब हिंदी में जो मैंने स्वामी देवमूर्ति जी को लिख के दिया था, योगा प्रैक्टिस हिंदी में। ये स्वामी देवमूर्ति जी की बड़ी अद्भुत किताब है। स्वामी जी ने 7 कुंजियाँ निकाली हैं और ये मैं प्रयास करता हूँ कि ये किताब आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाए। अब स्वामी देवमूर्ति जी की जो अद्भुत खोज है, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। स्वामी देवमूर्ति जी पाकिस्तान के चिनौट शहर के जमींदार थे। बचपन से उनको योग में रुचि थी। कश्मीर में आकर के रघुनाथ मंदिर में स्वामी योगी अर्जुन देव के मार्गदर्शन में उन्होंने योग क्रियाएं सीखी। फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होने पे सब छोड़ के आना पड़ा कानपुर में। फिर कानपुर के बाद उन्होंने पैदल ही जर्मन गए। 18 वर्ष जर्मनी में रहे और उन्होंने वहीं पर खोज किया। उनकी एक बहुत अद्भुत खोज है, ध्यान सुनिए। स्वामी देवमूर्ति जी का कहना यह है कि संसार में भारतीय सनातन दर्शन के अनुसार 84 लाख प्रकार के जीव हैं। कुछ आँखों से दिखाई पड़ते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे जिनको वायरस कहते हैं। ये 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उनमें उनको 4 भागों में बांटा उन्होंने। पानी के अंदर के जीव, मगर मछली आदि। पृथ्वी के अंदर के जीव, सांप केचुआ आदि। पृथ्वी के ऊपर के जीव, गाय, बैल, भैंस, शेर, चीता आदि। उसमें आदमी भी है, पर अभी आदमी को हम लोग बाहर रखेंगे। और हवा में उड़ने वाले जीव, कबूतर, चिड़िया, गिद्ध आदि। उन्होंने 4 प्रकार की दुनिया को बांटा। इनमें एक आदमी ही ऐसा है, मैन ओमेन ही ऐसा जीव है जो वर्टिकल है। ये रीढ़ की हड्डी है, दिखाई पड़ रहा है। किसी भी जानवर की रीढ़ की हड्डी वर्टिकल नहीं है। सब आदमी ही वर्टिकल है और मूल में आदमी भी वर्टिकल नहीं है। अगर छोटे बच्चे को 3 पहिए की गाड़ी न दी जाए, हम लोग तो प्राचीन काल के हैं इसलिए 3 पहिए गाड़ी मिलती थी। अब तो नए नए ऐसे
आ गए हैं गाड़ियाँ, डेवलप्ड गाड़ियाँ आ गई हैं। तो आदमी को अगर वर्टिकल होने का कोई यंत्र उपकरण न दिया जाए, उसको वर्टिकल होने के लिए प्रयास न कराया जाए, तो वर्टिकल नहीं होगा। वे भी अन्य पृथ्वी के ऊपर के अन्य जीवों की तरह वह भी 4 पैर से घुटने के बल से चलता है। आप छोटे बच्चों को देखिए जो समृद्ध परिवार के नहीं हैं, जिनके यहाँ आया खिलाने वाली नहीं है, वो 4 पैर के वो किस प्रकार से घुटने और हाथ के बल से तेज दौड़ते हैं कि माँ को पकड़ने मुश्किल हो जाता है। अब तो हम नए युग में जी रहे हैं। माता जी भी स्मार्टफोन देखने में लगी हैं, बच्चों को भी पकड़ा देती हैं। बस स्मार्टफोन देखते रहो, फोन स्मार्ट रहेगा, खुद आपको स्मार्ट के विरोधी हो जाइए। तो संसार में इन चारों प्रकार के जीवों में भी 2 प्रकार के जीव हैं। एक वह जिनकी रीढ़ हड्डी है और एक वह जिनकी हड्डी नहीं है। जैसे जेंटल है, वह भी जब चलता है तो उसकी रीढ़ हड्डी का ये हिस्सा ऊपर रहता है, नीचे रहता है, और वो जब भी चलेगा तो इस प्रकार से रीढ़ हड्डी को आगे घुमाता हुआ बढ़ता है। ये एक क्रोकोडाइल मगर का वो है। जब कोई जानवर चलता है तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो या तेजी से चलता है। तो इस प्रकार जब चलता है तो उसकी जो रीढ़ की गुड़ियाँ हैं, जिनके आपस में गैप है, उनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। और जब वो सोता है तो अपवाद छोड़ के सभी जानवर पेट के बल सोते हैं। पेट के बल सोने से ग्रेविटी हमारी 0 हो जाती है और सम सेकंड में ही विश्राम मिल जाता है। आप किसी बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को, वो पेट के बल ही सोते हैं, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे वो कसाई के हों। अब तो 5 जातियां हो गई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कसाई। कसाई हर जात में मिल जाएंगे आपको। उन सब के बच्चे पेट के बल ही सोते हैं। जब उन्हें गर्मी लगती है तो बायां कान दबा लेते हैं, पृथ्वी से टच कराते हैं तो दायां छोर चल जाता है। जब उन्हें गर्मी लगती है तो दायां कान दबा लेते हैं ज़मीन पर, बायां स्वर खुल जाता है और उनको गर्मी शांत हो जाती है। जब उनको सर्दी लगती है तो स्वभावतः ज्ञान होता है और वह बायां कान दबा लेते हैं पृथ्वी पे और वो उनका दायां स्वर चल जाता है। दायां स्वर चलने से शरीर को गर्मी अपने आप मिलने लगती है। तो आज 0 ग्रेविटी के नाम से बड़े बड़े बेड आ गए हैं, पर शरीर इतना भारी हो चुका होता है, गर्दन इतनी, नाड़ियाँ इतनी कड़ी हो चुकी हैं कि आप बिस्तर भले मंगा लीजिए 5,000, 10,000, 20,000 का पैसा है तो, लेकिन आप पेट के बल लेट नहीं सकते। मेरे गुरुदेव कहते थे 1 ग्राम वज़न भी मनुष्य को नहीं बढ़ने देना चाहिए। 1 ग्राम वज़न भी नहीं बढ़ना चाहिए। जब मैंने स्वामी जी की ये बात याद आई तो मैं भी जब इस क्षेत्र में आया था तब मैं 48 किलो का था। धीरे 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 मैं कुछ लापरवाहियाँ, कुछ कैलोरी अधिक लेना, कुछ आदि, और पहुंच गया मैं 80 किलो तक। अब घटा करके मैंने आपको 75 पर ले आया। अभी 5 किलो और वज़न घटाना है, क्योंकि 1 ग्राम वज़न भी हमारे ऑर्गन्स में दबाव डालता है, नाड़ियों में दबाव डालता है, नालियों में दबाव डालता है। तो इसलिए आज जो है हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। संसार में जितने भी जानवर हैं वो अलग से व्यायाम प्राय नहीं करते। ये जरूर है कि वह सुबह शाम जब थक जाते हैं, आप किसी कुत्ते को देखिए जो सड़क में घूमते हैं,
आप घोड़े को देखिए, आप गधों को देखिए, ध्यान से अन्य जीवों को देखिए। आजकल तो देखना बहुत सरल है व्हाट्सएप के द्वारा। वो लोग पीठ के बल लेट करके और अपनी रीढ़ गर्दन दायां तो पैर बायां, वो अपने आप को दाएं बाएं करते हैं और खड़े होकर एकदम स्मार्ट हो जाते हैं। इस बात को स्वामी देवमूर्ति जी ने देखा। फिर हमारे एक प्राचीन कहावत है, आदमी प्यासा क्यों और घोड़ा उदासा क्यों। पहले के ज़माने में आज की तरह नल नहीं थे, कि पानी की बोतलें नहीं थीं, जगह जगह कुआं हुआ करते थे। थोड़ी थोड़ी देर में कुआं खोदना बड़ा भारी पुण्य का काम माना जाता था। अब तो बेचारे कुएं सूखे हो चुके हैं, कुआं कोई जानते नहीं, नई पीढ़ी। तो वो उसे एक लोटा होता था, एक रस्सी होती थी। वो रस्सी में हम लोग, हमारे याद है हमारे पिताजी गांव से कस्बे में जाते थे बाजार करने या सामान लेने, तो वो अपना साइकिल से जाते थे और आराम से जब प्यास लगती थी तो पास पास कुएं होते थे और डोरी बांध करके पानी निकाल के पी लेते थे। आदमी प्यासा क्यों, लोटा न था। और घोड़ा उदासा क्यों, अगर किसी घोड़े को आप 2-3 दिन किंग क्वीन एक्सरसाइज न करने दीजिए, घोड़ा सुस्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं घोड़े को अगर शाम को आप थोड़ा खरखरा कर दें, खरखरा होता है जिसको नेचुरोपैथी में खरखरा स्नान कहते हैं, और उसको लौटने का मौका दे दें, पीठ में थपथपा दें, तो बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत हमारी सेवा करी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये व्यायाम घोड़े से निकाला गया। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से रीढ़ के घुमावदार व्यायाम आने वाले समय में उपयोगी होंगे। एक बहुत बड़े योगी हैं, सन 74 में मुझे उनके साथ कुछ घंटे रहने का मौका मिला। उनके भी एक बड़ी अच्छी किताब आई है, करीबन 1100 या 2100 की। उसमें किस प्रकार से योगासन सिद्ध करें, रस्सी के द्वारा, कुर्सी के द्वारा आदि, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से फोर्स करके नाड़ियों को योगासन सिद्ध करेंगे, आज नहीं तो कल आप इनवैलिड हो जाएंगे। मेरे पास तमाम योग शिक्षक आते हैं, उनकी कमर में दर्द है, उनके घुटने में दर्द है, उनकी गर्दन में दर्द है, किसी मसल्स में न्यूरेटिक पेन है। क्यों? उन्होंने योगासनों को अगंभीरता से लिया और फोर्स करके नाड़ियों में दबाव डाल करके अभ्यास किया, तो उनकी नाड़ियाँ खिंच गई, उनकी नाड़ियों में सूजन आ गई, कमर दर्द बना रहता है। स्वामी देवमूर्ति जी का कहना है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यायामात्मक योगासन नहीं है जिससे कोई न कोई नुकसान कुछ न कुछ या अधिक न होता हो। क्यों? मान लीजिए आपने सर्वांगासन किया, लेट करके आपने सर्वांगासन किया, ये गर्दन है आपकी, दिखाई पड़ रहा है, और इसको आपने पूरे धड़कों पर उठा लिया, तो यहाँ की जो गर्दन की जो गुड़ियाँ हैं वो पीछे से खुल जाएंगी और आगे से प्रेशर हो जाएंगी। अगर आपने अधिक देर तक किया या इसका अपोजिट नहीं किया, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप और इसके भयंकर शिकार हो जाएंगे। इसलिए सर्वांगासन करने वालों को मत्स्यासन करना जरूरी होता है। आपने सर्वासन किया, सर्पासन किया, सर्पासन में इस प्रकार से नाभि तक का हिस्सा उठाते हैं तो जो नीचे का गुड़ियाँ ये खुल जाएंगी, ऊपर गुड़ियाँ आपस में दब जाएंगी। अगर पहले से ही आपकी गुड़ियों में प्रेशर है, नाड़ियों में सूजन है, और तकलीफ हो जाएगी। अगर आप सर्वासन करते हैं
इसमें नाभि के नीचे का हिस्सा उठाते हैं। इसमें भी यही होगा कि नीचे का हिस्सा गुड़ियाँ खुलेंगी, गैप बढ़ेगा, ऊपर का बंद हो जाएगा। अपवाद छोड़ करके ऐसा कोई व्यायामात्मक योगासन नहीं है जिसके करने से एक तरफ की गुड़िया दबती ना हो, एक तरफ की गुड़िया खुलती ना हो। मेरे सन 70, 71, 72 के 3 गुरु हैं, का नाम नहीं लूँगा मैं, तीनों की मैंने बाद में बुरी हालत देखी। उस बुरी हालत में भी योगासन करने के एडिक्ट हो गए थे। मेरे मोहल्ले में एक बहुत बड़े योगासन के एक्सपर्ट हैं, उनको लोग कार्यक्रमों में, योग दिवस में बुलाते थे और बड़े विचित्र विचित्र गर्भासन और ये आसन, ऐसे ऐसे कठिन योगासन दिखाते थे वो, और लोग तालियां बजाते थे। आजकल भी जब मैं व्हाट्सएप में देखता हूँ कि इस प्रकार से लोग सर्कस की तरह योगासनों का प्रदर्शन करते हैं, कंपटीशन कराया जाता है। अगर मेरी कभी कोई बात मानी जाएगी तो योग में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जब पहली बार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत पहले 30-35 साल बुलाया गया कि आप इसके जज बनेंगे, मैंने कहा जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ मैं जज नहीं बनता हूँ, क्यों वेयर कंपटीशन देयर फर्स्ट आने के लिए टेंशन। इसलिए योग के व्यायामात्मक योगासनों के साथ मजाक मत करिए। अब 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में आप योग केंद्र जा रहे हैं, वहाँ आपको योगासन कराया जा रहा है, सर्कस की तरह योगासन कराया जा रहा है। आपका पेट बढ़ा हुआ है, लीवर में चर्बी बनी हुई है, आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं और आपका लीवर और डैमेज हो जाता है। तो मैंने देखा कि योगासन करने में अगर आपके कहीं सूजन है, चर्बी अधिक है, मंडूक आसन के कारण न जाने कितने लोग भयंकर रोगी हैं। मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी अज्ञानी अनुभवहीन योग शिक्षकों को, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, स्वामी देवमूर्ति जी की बात है। स्वामी देवमूर्ति जी ने देखा, मेरे स्वामी देवमूर्ति जी तो ऐसे कठिन कठिन योगासन करते थे जब उनको हानि हुआ। एक बार मैं भी गर्भासन कर रहा था सन 71 में, और ऐसी मेरी कोई गुड़िया या कोई रीढ़ की नर्वस सिस्टम गया कि मैं 3 महीने चल नहीं पाया। अगर नेचुरोपैथी का ज्ञान न होता मेरे गुरुदेव को मुझे, तो मैं जिंदगी भर को इनवैलिड हो जाता। खैर, पत्ते वाले लुई कोने के धूप स्नान से मैं ठीक हो। हाँ, उस समय अगर चुंबक चिकित्सा मुझे मालूम होती तो मैं और जल्दी ठीक हो जाता, क्योंकि चुंबक चिकित्सा सूजन एवं दर्दों में महारामबाण है। अगर दुनिया से पेन किलर खत्म करना हो तो आपको चुंबक चिकित्सा सीखनी पड़ेगी। साथ में एक्यूप्रेशर रेफ्लेक्सोलॉजी भी सीखने, जो सरल है, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हे योगासन करने वालों, सबसे पहले अंग अंग के व्यायाम करिए। आँखों का व्यायाम, कानों का व्यायाम, मुंह का व्यायाम, उंगलियों का व्यायाम, कलाई का व्यायाम। अगर आप अंग अंग के व्यायाम करेंगे तो आपकी बॉडी लचीली हो जाएगी और को योगासनों से अधिक लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जब योगासन आपको अच्छी प्रकार से सेट हो जाएं तो रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि रीढ़ के घुमावदार व्यायाम में किसी प्रकार का कोई नाड़ी का खिंचाव नहीं होता अनावश्यक। हाँ, अगर रीढ़ की हड्डी में सूजन है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, टिस माने सूजन, जहाँ भी टिस लगा हो मीन्स सूजन, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जहाँ भी टिस लगा हो, जहाँ भी शब्द के आगे टिस लगा हो, सूजन है। और सूजन में उस अंग का व्यायाम करेंगे तो चौबे जी गए थे छब्बे बनने, और डुब्बे माने डूब जाएंगे।
इसलिए जहाँ भी टिस हो पहले चुंबक चिकित्सा से ठीक करिए। चुंबक चिकित्सा से दुनिया में किडनी के पेशेंट 90% रोके जा सकते हैं। हम इसको स्टार्टअप बना सकते हैं। हमारे सामने, क्या नाम तुम्हारा? वीरेंद्र जी जौनपुर से आए हैं। इन्होंने मेरी जो चुंबक चिकित्सा की 12 लेक्चर्स हैं, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में जाइए, मेरे 12 लेक्चर हैं। इन्होंने सुना, 2-3 बार सुना, फिर मेरे पास 5-6 दिन के लिए आए और इन्होंने सारी विधि को सीखा। आज सैकड़ों आदमियों को ये ठीक कर रहे हैं। तो हम चुंबक चिकित्सा को स्टार्टअप बना सकते हैं। इस दुनिया को छोड़िए, भारतवर्ष को हम पुनः सूजन टिस के रोगों से मुक्त कर सकते हैं। टिस के, अगर आपकी रीढ़ हड्डी में कहीं टिस है तो वह भी आप रीढ़ के घुमावदार व्यायाम भी नहीं करेंगे। तो श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जी ने इन रीढ़ के घुमावदार व्यायाम को 8 भागों में बांटा है, यानी 8 कोर्सेस निकाले हैं जो उनकी अंग्रेजी वाली मूल पुस्तक में दिए हुए हैं। इतना सब भी जानने की जरूरत नहीं है। 1973 में मेरी मुलाकात स्वामी देवमूर्ति जी से पहली बार हुई थी और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओटीसी में जर्मन से छपरा जिले बुलाए गए थे। श्री जयप्रकाश जी क्रांतिकारी जी ने बुलाया था और उन्होंने फिर यहाँ बुलाए गए और फिर यहाँ पर एक हमारे मित्र के यहाँ ठहरे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनका लेक्चर सुना तो मुझे समझ में आ गया कि योगासनों से भी क्यों आगे चल कर के नुकसान हो जाता है। जो बहुत बड़े योगी हैं योगासन की, जिनकी 1100 रुपये की 2100 रुपये की पुस्तक है, उनको भी मैंने अंतिम टाइम पर उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। मैं उनसे मिलने गया, बोले हाँ स्वामी देवमूर्ति जी महाराज मेरे पास भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप ये कठिन योगासन छोड़ दीजिए, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया में चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे हिरन हो, चाहे शेर हो, चाहे मछली हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे पशु पक्षी हो, वो अपनी रीढ़ हड्डी को हिलाते रहते हैं। अब आप एक मैं चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ऊपर का चित्र दिखाइए, ये देखिए, इसमें एक घोड़ा है, हाथी है और तीसरा मगर है। ये देखिए, ये पृथ्वी के, इनकी जो रीढ़ हड्डी है वो पृथ्वी के समानांतर है। अब नीचे देखिए, ये आदमी भी मूल में पहले 4 पैर से चलता था, आज भी चलता है, धीरे धीरे वर्टिकल होता गया और सीधे हो गया। बस वर्टिकल होते ही मेरे गुरुदेव का कहना है कि जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है, C7 और T1, ये दोनों आपस में दब जाती हैं और उसका ब्रेन इफेक्ट होता है, और इसकी L5 और S1 ये आपस में दबने लगती है, क्योंकि वर्टिकल होते ही। और अगर हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, आपको मैं पोस्चर थेरेपी बताऊंगा। जब आप देखेंगे कि जब हम रॉन्ग पोस्चर में हम झुक के बैठते हैं, हम कान में मोबाइल लगा के सुनते हैं, रात को आप सोते हुए लोगों को देखिए, कहीं पैर है, कहीं कमर है, कहीं सिर है, अभी नहीं बैठे। तो आपको मैं एक दिन पोस्चर थेरेपी, ये भी मैं यूट्यूब में डलवा दो हमसे पूछ करके, पोस्चर थेरेपी बना है उसमें, सुनो बेटा, पोस्चर थेरेपी। अच्छा, चलो, तो ये पोस्चर थेरेपी मैं आपको 1-2 दिन में डाल दूंगा अपने फेसबुक में। मैंने एक 16 पेज का मैटर लिखा है पोस्चर थेरेपी पर, कैसे बच्चे को उठावें, कैसे गाड़ी चलाएं, और ये गलती होंगी ही, लेकिन अगर आप सुबह शाम रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कर लें और शाम को
अपनी दिनचर्या समाप्त करने के बाद कर लें, दिन में 1-2 बार इस प्रकार से, इधर देखो, इस प्रकार से गर्दन को बिना हिलाए इसे कर लें तो आप 100% रीढ़ के दर्दों से बच जाएंगे, उनका प्राकृतिक गैप बना रहेगा और नर्वस सिस्टम आपका खुल के रहेगा। तो मैं योगासनों का विरोधी नहीं हूँ, नहीं तो संपूर्ण 84 योगासन किताब क्यों लिखी जाती? और जो बाजार में मैंने इसीलिए दे दिया उसको, और उस किताब को पढ़ के लोगों के फ़ोन आते हैं कि पहली ऐसी किताब है जिसमें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। तो आपको करना क्या है? अगर आप रीढ़ की हड्डी के व्यायाम नहीं करेंगे, जो दिखाओ, ये देखिए, एक बात मैं और बता दूं चलते चलते, हर योग शिक्षक को ईमानदारी से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए। अब तो रंगीन चित्र आ गए हैं, हमारे ज़माने में रंगीन चित्र नहीं थे। ये देखिए, नर्वस सिस्टम में पूरे शरीर में ब्रेन से कनेक्ट होकर के गर्दन से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, उसके माध्यम से सब नर्वस सिस्टम निकला हुआ है। बैठिए। बॉडी में हर योग शिक्षक को ईमानदारी से रंगीन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। इस समय एक नई हवा चली है, न्यूरॉन खराब हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल सेंटर खुल रहे हैं। हमारी सरकार चाहे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल ले, आदमी दवा खा के मैड होने से बचेगा नहीं। सरकार का अरबों रुपया खर्च हो रहा है। ये अरबों रुपया कहाँ से आया? हमारे टैक्स से आता है। अगर नेचुरोपैथी का बढ़ावा दे दिया जाए, मैग्नेट थेरेपी का बढ़ावा दे दिया जाए, एक्यूप्रेशर को बढ़ावा दिया जाए, योग साधना, रोकथाम योग और योग चिकित्सा का बढ़ावा दिया जाए, हर्बल थेरेपी का बढ़ावा दिया जाए, रेकी थेरेपी का बढ़ावा दिया जाए, जो 10 थेरेपीज़ हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट, जिनको मैंने यूनिवर्सिटी को कोर्स बना के दिया था, अगर इनका बढ़ावा दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट 5-5 लाख रुपया एक वर्ग को दे दिया है, जाओ एलोपैथिक में दवा कराओ। अरे बाबा, 5 लाख 4 लाख उनको दे दो, 1 लाख हम लोगों के लिए दे दो। अगर हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट सही ना हो जाए, हमारे इनपा वाले, हमारे INO वाले, हमारे अखिल भारतीय प्राकृतिक परिषद जो पुरानी संस्थाएं हैं, ये सब अपने खिचड़ी पकाते रहते हैं। मैं इनसे कहता हूँ, आप गवर्नमेंट को दबाव डालिए, 5 लाख एलोपैथी को दीजिए, 1 लाख साल में केवल नेचुरोपैथी प्लस वालों को लगा दीजिए। इस देश से बीमारी 90% घातक रोग ठीक हो जाएंगे। ये मेरी पुकार है। जिन आँखों से मैं मोटे मोटे अक्षर नहीं पढ़ पाता था, आज देखिए मैं अखबार में एक न्यूज आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, बढ़ रही है तीव्र पीठ दर्द की समस्या, 2050 तक 80 करोड़ आदमी पीड़ित हो जाएगा। 80 करोड़ तो अभी होंगे, क्योंकि हमारे पास तो कभी पूछने आए नहीं रीढ़ का दर्द आपको है कि नहीं। ये कहाँ से अपना स्टेटस लगा लेते हैं वो जाने। हमारे गीता नगर में बताया गया कि इतने आदमी एड्स से पीड़ित हैं, एक संस्था है। मैंने उनसे कहा, मैंने भैया हमारे घर में तो कभी तुम आए नहीं कि एड्स से कितने रोगी हैं, ना टेस्टिंग हुई। अरे बोले, आनंद जी, सब बैठे बैठे घर में सब स्टेटस लगा लिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, पीठ दर्द की समस्या से आज दुनिया की एक बड़ी आबादी जूझ रही है। आज सब विस्तार से लिखा है। इसमें योगा वाले भी जूझ रहे हैं, क्योंकि योगा वाले भी योगासन को जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, कराते हैं, उसका अपोजिट नहीं कराते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। पहले अंग व्यायाम कराइए, फिर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कराइए, फिर सूर्य नमस्कार करा सकते हैं,
लेकिन सूर्य नमस्कार के बाद अगर किंग को एक्सरसाइज नहीं कराई तो समझ लो कि गई भैंस पानी में। ये मैं इस ऑनलाइन इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बड़ा नाम है उनका शहर में, हर जगह बुलाया जाता है, उन्हें जितने पुरस्कार मिलते हैं वो डालते रहते हैं व्हाट्सएप में। जब मुझसे मिलते हैं बोले गुरु जी ये पीठ का दर्द नहीं जा रहा है। हमने मन में कहा और उत्थान पाद और तुम पद हस्त पादासन करो और तुम दुनिया भर का जल्दी जल्दी आसन करो। मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि बोलने में अब मेरी उम्र ऐसी है कि मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कम बोलने का प्रयास करता हूँ। फिर भी देखिए बहुत बोल रहा हूँ। तो ये हमारा जो पर्चा, ये देखिए नेचुरोपैथी प्लस का कमाल। जिन आँखों से मैं मोटे अक्षर नहीं पढ़ पाता था आज से 53 साल पहले, आज मैं छोटे अक्षर भी पढ़ रहा हूँ। और इसी के आधार पर मैंने कलर ब्रांड की खोज की है। मैंने लिखा है श्रद्धेय मोदी जी को कि देश के अंदर 50-60 लाख आदमी कलर ब्लाइंड की वजह से मिलिट्री में नहीं जा पा रहे हैं, नेवी में नहीं जा पा रहे हैं, एयरफोर्स में नहीं जा रहे हैं, अन्य बड़ी नौकरी में नहीं जा रहे हैं, टीचर्स की नौकरी नहीं जा पा रहे हैं। इस पर मैंने खोज की है। कलर ब्लाइंड कैन क्योर। आप मेरे एक वीडियो में जाइए colorblindsurecure.com। अब तक 70 रोगी ठीक हो चुके। अगर आपको कलर ब्लाइंड है आप मेरे पास 10 दिन आके रह लीजिए और उसके बाद मेरी कुछ दिन बात मानिए, अपवाद छोड़ करके कलर ब्लाइंड आपका ठीक हो जाएगा। ये मैं प्रचार के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, ना कोई बहुत लंबी मैं फीस लेता हूँ, केवल मेंटेनेंस चार्जेस लेता हूँ क्योंकि सरकारी एड लेता नहीं, चंदा मांगता नहीं, अपने आप को देता नहीं। इसलिए कलर अपवाद छोड़ करके आँखों की कौन सी बीमारी नहीं ठीक हो सकती नेचुरोपैथी प्लस से, नॉट नेचुरोपैथी। तो आइए मैं रीढ़ के घुमावदार व्यायाम आपको कराता हूँ। आ जाओ प्यारे। ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम के बारे में बहुत विस्तार से मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसमें आप पढ़ें। और खुशी की बात है कि आज के दिन कल शाम को मुझे इसका ISBN नंबर भी मिल गया है। मैं आशा करता हूँ ये पुस्तक आपको अमेज़ॉन से मिलती रहेगी। आ जाओ, लेट जाओ इसमें। देखो, एक व्यायाम पर मैं बहुत जोर देता हूँ प्रथम दिन से ही, किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज। लेकिन इसके गुरुदेव ने 15 व्यायाम निकाले हैं, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। उन 15 में मैंने 3 हटा दिए क्योंकि वो उनके बिना भी काम बन सकता है। और मैंने एक प्रयोग किया, जिन बच्चों की लंबाई न बढ़ती हो, अगर वो रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम करें और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जगाने के लिए मैग्नेटिक थेरेपी करें, साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाने के लिए एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी का प्रयोग करें और थोड़ा भोजन में सुधार करें, तो रीढ़ की इनकी लंबाई बढ़ सकती है। मेरे पास 3 बच्चे मेरे गुरुदेव के पास आए थे, वो रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करके 6-6 फुट के हो गए हैं, जबकि उनके माताजी भी गिनठे हैं। माता पिता दोनों छोटे कद के हैं। तो इसीलिए रीढ़ का घुमावदार व्यायाम ऐसे कर लो। ये ऐसे किया जाता है, लेकिन सुविधा के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर लो, ये तकिया नहीं लगाएंगे, हाथों से कर लीजिए। अब पहला करिए, पहला व्यायाम, पैर खोलिए आपस में। जल्दी मत करो भाई, अब करो दाएं बाएं। ये देखो, पहले दाएं तब जाया करो, राइट के। ये देखो, जल्दी मत करना। दाएं पैर की एड़ी, अब बाएं पैर का अंगूठा लगा है और गर्दन अपोजिट ले जाइए, हाथ हटा दीजिए इसे, ये ऐसे फैला लीजिए। ये अपोजिट इधर देखिए, ठुड्डी लगाइए इधर, ये नंबर 2 इधर ले जाइए। बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का अंगूठा, ये कमर उठेगी, बहुत सुंदर।
और दाहिनी तरफ ठुड्डी लगाएंगे, अंगूठे को देखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर मिलाइए। 1, 2, 3, एड़ी मिलाया, अंगूठा मिलाया। 4, 5, 6, बहुत सुंदर। 7, 8, 9, 10। कोई श्वास का चक्कर नहीं है, कहाँ रोकें कहाँ करें। अगला पैर क्रॉस करिए, ऊपर क्रॉस करो, ये लो। 1, दाहिनी ओर जाइए पहले, अब बाईं ओर देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस पैर बदल लीजिए। 1, पहले दाहिनी तरफ जाया करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस अगला लीजिए, पैर चढ़ाइए ना, अंगूठे ऊपर रखो, अंगूठे के ऊपर रखो, अंगूठे के ऊपर रखो। ये 1, दाहिनी ओर जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बदल लीजिए, पैर बदलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पैर आ रहा है। 9, 10। बस अब दाएं पैर मोड़ लीजिए, यहाँ रखिए। 1, पहले दाएं जाया करो, गो फर्स्ट राइट साइड। 2, ये देखिए, ये पूरा लग गया। आप एकदम ही लगेगा सबका, कहो आपका इतना ही हो तो आप यहीं हिलाएंगे। 3, 4, बहुत सुंदर। 5, 6, 7, 8, 9, आराम से। 10। बस पैर बदल लीजिए, बदल लिया। ये 1, ये देखिए, अगर रीढ़ की हड्डी लचीली है, आपकी नाड़ियाँ लचीली हैं तो टच हो जाएगा बराबर में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, बस ये 5 नंबर हो गए। आप पैर मोड़िए, ये देखिए, ये किंग एक्सरसाइज। ये 12 व्यायाम रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम से निकाला गया है। एक इस व्यायाम के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको। 2, बहुत से लोगों ने बताया कि हमने सब योगासन आदि छोड़ दिया, आवश्यकता अनुसार अंग व्यायाम कराते हैं, आँख खराब है तो आँख का व्यायाम, कान खराब है तो कान का व्यायाम। और ये व्यायाम किंग और क्वीन करते हैं, बस 100 बार, 50 बार करते जाइए। ये बहुत सुंदर। अकेले इस एक्सरसाइज से आप परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करो, अपने आप करो। ये केवल 2 एक्सरसाइज भी आप कर लें, किंग और क्वीन। चलिए मिला के करिए। ये क्वीन हो गया, मिला के करिए, धीरे धीरे करिए। बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। रीढ़ समझ जो कहने 80 करोड़ लोगों के कमर दर्द हो जाएगा। अरे 80 करोड़ करते जाओ ना, 80 करोड़ तो अभी लोगों को दर्द होगा। कोई सर्वे नहीं होता, बैठे बैठे एनजीओ बन जाते हैं। अब एनजीओ वाले अपना, अरे बंद करो बदमाशी। जिस पैसे के लिए आप इतना अधर्म करते हो, ये 50-60 के बाद काम नहीं आएगा अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं हुई। बहुत सुंदर। बस अब इसको उठा के ऐसे कर दीजिए। ये हाथी यही करता है, इसका नाम एलिफेंट एक्सरसाइज भी है। जो आप करते हैं ना मिला करके खोल के, हॉर्स एक्सरसाइज है। ये एलिफेंट एक्सरसाइज है, बल्कि हाँ नहीं सॉरी, ये हॉर्स ये है शायद। हाँ, हाथी कैसे करता है, वजन ज़्यादा होता है। ये देखिए, दोनों पैरों को मिला करके हाथी को कभी देखिए ध्यान से दूर से, है वो अपनी बड़ी खूबसूरती से अपनी रीढ़ हड्डी को हिलाता है। अब आप साइकिलिंग करिए। ये इसमें जोड़ दिया गया है साइकिलिंग का। ये इस प्रकार से एक एक अंगों का व्यायाम हो जाता है। अगर कहीं रीढ़ हड्डी स्ट्रेस हो गई है, इससे ठीक हो जाती है। हम लोग हंस भी लेते हैं इसी में। ऐसे हाथ से रो रहे हो, हैं? बस शाबाश। और फिर बैठ करके इस प्रकार से करेंगे। बैठ जाइए, चाहे वज्रासन में चाहे सुखासन में। इधर आ जाओ ना, इधर उधर तिरछा मुंह करो। ये लीजिए ऐसे। हाँ, अगर आपको करने से सर्वाइकल में पेन हो जाए, ये रीढ़ हड्डी में हो जाए या कमर में हो जाए, अगर टिस होगा तो लाभ नहीं करेगा। किसी प्रकार का टिस हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो यह व्यायाम भी नहीं करने। समस्त प्रकार के टिस और इन्फ्लेमेशन दूर करने की एक ही चिकित्सा पद्धति मुझे श्रेष्ठ लगी, वह है मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी आप ऑनलाइन जाइए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी पे जाइए, यूट्यूब में 12 लेक्चर को पढ़िए। किताब भी मैंने दे दी है पूरी anandyoga.com के लाइब्रेरी पोर्शन में। और अगर आपको चिकित्सा का ज्ञान देना है लोगों को, तो 5 दिन को मेरे पास आ जाइए। मैग्नेट थेरेपी सीखिए, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी सीखिए। ज़्यादा चक्कर में न पड़िए, अधिक ज्ञान भी कभी कभी बड़ा सिर दर्द हो जाता है। और नेति, बस्ती, नौली, कुंजर, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, संघ प्रक्षालन, वेजिनल डूस,
इनको शोधन क्रिया सीख लीजिए, फिर कमाल देखिए आप, हाउ यू कैन हेल्प द सोसाइटी। तो चलिए बैठ जाइए, धीरे से निकल जाइए। तो ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, ये पहली बार जो पुस्तक है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसमें मैंने विस्तार से दे दिया है। ये स्पाइनल स्वामी देवमूर्ति जी का एक तीसरा कोर्स है। ये पहला कोर्स अलग है, दूसरा अलग है, ऐसे 7 कोर्स और हैं। वे उनकी ओरिजिनल किताब में योगा प्रैक्टिस जो अंग्रेजी की है उसमें मिलेंगे। अभी आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए। पहले है योग शिक्षकों, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम को स्वीकार करिए, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम को स्वीकार करिए। मुझे तब बहुत कष्ट होता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता इस ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में। और मैंने देखा कि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है और सर्पासन करा रहे हैं, सर्वासन करा रहे हैं, धनुरासन करा रहे हैं और सर्वांगासन करा रहे हैं। हे योग शिक्षकों, तुमको एनाटॉमी सीखनी चाहिए, फिजियोलॉजी सीखो, डिजीज नेमोलॉजी सीखो। हमें कहीं भी अच्छी बात मिले, अगर एलोपैथी के पास अच्छी बात है तो एलोपैथी से ले लो। जिसके पास जो अच्छा मिले, हम लोग हंस बने। हंस जो है दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है और मानसरोवर की यात्रा करता है। मानसरोवर, मन सरोवर, ये सरोवर है, मन सरोवर है। इसलिए आप लोग रीढ़ के घुमावदार व्यायाम इस कायाकल्प वाली पुस्तक में ले लीजिए। योगा प्रैक्टिस हिंदी में आई है। मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि इसको टाइप करा करके ऑनलाइन दे दूँ, पर परेशान न होइए। इस किताब के बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने 10 चिकित्सा पद्धतियाँ दे दी हैं। आप इसको सीखो। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके अमेज़ॉन से प्रयास करके डलवा रहा हूँ आज, कि आप आसानी से किताब प्राप्त करें। पढ़िए, पढ़ने के बाद कम से कम 3-3 किताबें दीजिए। चिल्लाने से सनातन संस्कृति नहीं लौटेगी। सन 74 की बात है, जब मैं एक रहता था अशोकनगर में, तो वहाँ पर कुछ किताबें देने आए थे फ्री में। मैंने फ्री किताबें ली, क्रिश्चियन की किताबें थी, फिर 1-2 किताबें और हमने खरीद ली। आपको भी बंद करो मिठाई का डिब्बा, बंद करो बुके 450 का, ये किताब मंगाइए। जो किताब 3 किताबें मंगाते हैं उनको मैं 1100 रुपये में मैं पोस्टिंग खर्च भेज देता हूँ। बुके नहीं, बुक बांटो, मिठाई के डिब्बा नहीं, ये किताबें दो। कोई पढ़ता नहीं है। जब फ्री में किताब मिलती है तो कैसे लोग ले लेते हैं? भैया किताब को पढ़ो। ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम सीखो, सारे षटकर्म सीखो, शंख प्रक्षालन सीखो, नेचुरोपैथी सीखो, आहार विज्ञान सीखो, उपवास विज्ञान सीखो। बहुत अद्भुत किताब। इसमें तो कोरोना की कृपा से लिखा है। कोरोना में खूब टाइम मिला, बैठे बैठे लिखते गए। तो आपको रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, हम योगासनों का विरोध नहीं करते, पर योगासनों में प्रिकॉशंस बहुत हैं। तो आप लोग रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, अब कुछ भी ना कर सको तो कम से कम किंग और क्वीन, अ प्रिंस, हंसने वाला, अ प्रिंसेस, 4 तो करो। 4 करोगे तो रीढ़ संबंधित रोग नहीं होंगे आपको। कोई आपको बात पूछनी हो तो मेरे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। आपको योग शिक्षक नहीं बनना है, योग्य योग शिक्षक बनना है। साथ में नेचुरोपैथी सीखो। आजकल नकली सर्टिफिकेट बहुत मिल रहे हैं, चलो नकली सर्टिफिकेट ले आओ। मेरे पास 10 दिन रह करके नेचुरोपैथी का प्रैक्टिकल ज्ञान सीखो। आजकल सर्टिफिकेट बांटो, बड़ा भारी योग चल रहा है। आज अखबार में आया है कि 4500 आदमी पकड़ा गया जो 10 लाख में डिग्री कहीं से बांट दी। हे प्रभु, क्या हो गया तुमको? है हे दुनिया वालों,
लौटो, कम पैसे में भी सुखी हो सकते हो। बस 1 घंटा समय निकालो तन को, 1 घंटे समय निकालो मन को, 1 घंटे समय निकालो परिवार को, और 1 घंटे समय निकालो व्हाट्सएप के लिए। ज़्यादा नहीं, सब लिखा होता है कितना पागल हो गए हैं व्हाट्सएप देखने में। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मेरे पास खुद ही 3 मोबाइल हैं, लेकिन ये इनका गुड यूज करो, ये डाकखाना बन गया है। तो आज हम लोगों ने रीढ़ के घुमावदार व्यायाम जो नई विधा है इसको सीखा है, इससे बहुत लाभ होंगे। अब 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए, श्वास को भरिए। ओम बस कल मिलेंगे एक नई विधा के से लिए। नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद।